हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स के चैप्टर 3, जिसका नाम है आव्यूह। तो आव्यूह, जैसे कि चैप्टर का नाम ही है आव्यूह, तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि आव्यूह किसे कहते हैं या आव्यूह कैसे पहचाना जाता है। तो आव्यूह को समझने के लिए सबसे पहले हम यह मानते हैं कि एक व्यक्ति है या एक विद्यार्थी है जिसके पास कुछ कलमें हैं। तो मानते हैं कोई व्यक्ति मोहन है, मोहन यानी कि स्टूडेंट है। इसके पास पेन है और पेन जैसे कि मान लेते हैं काली पेन 2 हैं, नीली पेन 3 हैं और लाल पेन 1 है। ओके, तो जो मैंने ये बात बताई है, अगर इन्हीं बातों को किसी एक ब्रैकेट के अंदर रख दें तो उसे आव्यूह कहते हैं। जैसे कि आव्यूह मतलब आव्यूह का जो प्रतीक होता है वो एक ब्रैकेट होता है, यानी कि ऐसा वाला। अगर इस ब्रैकेट के अंदर हम इन बातों को रख दें तो वो आव्यूह कहलाता है। जैसे ये रख दें 2 3 1, तो ये क्या कहलाएगा? आव्यूह। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे और करके a इज इक्वल टू कैसे 2 3 1, है ना। मतलब आव्यूह का जो पहचान होता है, आव्यूह का जो प्रतीक होता है वो होता है एक ब्रैकेट। यदि जिस संख्या के समूह में ये ब्रैकेट लगा हो उसे हम आव्यूह कहते हैं। और हम आव्यूह को और ही गहराई समझने के लिए इसमें थोड़ा और ऐड करते हैं। जैसे हम यह मानते हैं कि मोहन का कोई मित्र है जिसका नाम है सोहन। तो यह मानते हैं कि सोहन के पास काली पेन 1 है, नीली पेन 2 है और लाल पेन है ही नहीं, यानी कि 0 है। तो जब अगर इसको भी अगर हम एक ब्रैकेट के अंदर, यानी कि आव्यूह के जो प्रतीक होता है उसके अंदर अगर हम रख दें या व्यवस्थित कर दें तो उसे आव्यूह कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा 2 1 3 2 1 0, या और करके ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे जो है मतलब इसे जो ऐसा है इसे खड़ा कर दें 2 1 इन पर चला जाएगा, फिर उसके बाद 3 2 1 0, इस तरह। तो इसे हम आव्यूह कहते हैं। आई होप आपको आव्यूह अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका आव्यूह में एक बात और है जिसे अवयव हो पूछ लेता है। अवयव किसे कहते हैं? तो आव्यूह के अंदर जो संख्याएं लिखी होती हैं इसी को कहते हैं अवयव। अगर हम बात करें तो आव्यूह ए के अंदर कितनी संख्याएं हैं? आव्यूह ए के अंदर संख्याओं की संख्या, अगर हम आव्यूह ए के अंदर जो संख्याएं लिखी होती हैं इसे कहते हैं अवयव। अगर हम बात करें आव्यूह ए के अंदर कितनी संख्याएं हैं या कितने अवयव हैं, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि आव्यूह ए के अंदर अवयव कितने हैं? 6 हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं पंक्ति किसे कहते हैं और स्तंभ किसे कहते हैं। जो मैंने ये आव्यूह बनाया है इसमें पंक्ति जो है वो जो ऐसे मतलब पृथ्वी के तल के समांतर, यानी कि जो जैसे लेटी हुई है या क्षैतिज दिशा में है उसे हम कहते हैं पंक्ति। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे पंक्ति। और पंक्ति को इंग्लिश में रॉ कहते हैं। पंक्ति को इंग्लिश में रॉ कहते हैं, इसलिए हम इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ये हो गया, क्या हो गया? R1। अब इसके ऊपर भी देखेंगे, यहाँ पर भी एक बन रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे भी कहेंगे R1। नहीं, इसे R1 कर देते हैं, इसे R2 कर देते हैं। यानी कि अगर हम बात करें आव्यूह ए में कितनी पंक्तियां हैं, तो आव्यूह ए में पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2 हैं, R1 और R2। तो यहाँ पे अगर हम लिखें पंक्ति कितने हैं? पंक्ति यानी कि रॉ कितने हैं? 2 हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कॉलम किसे कहते हैं। कॉलम यानी कि अगर आव्यूह ए में हम कॉलम देखें
कॉलम जो होता है वो स्टैंड होता है, यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है, यानी कि ऊपर की ओर। अगर यहाँ पे हम बात करें कॉलम जो है ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया कॉलम, ये ऊपर। अगर हम बात करें आप व्यू ए में कितनी कॉलम है, तो आप व्यू ए में 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। कॉलम को यानी कि स्तंभ कॉलम को सी से प्रदर्शित करते हैं। सी मतलब यहाँ पे C1 हो गया, C2 हो गया और C3 हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं स्तंभ। अगर हम लिखें स्तंभों की संख्या, यानी कि स्तंभ जैसे कहते हैं कॉलम, कितने हो गए यहाँ पे 1 2 3। समझ में आया कि नहीं? पंक्ति और स्तंभ आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं कोटि की ओर। कोटि किसे कहते हैं? तो कोटि का मतलब होता है कोटि बराबर होता है m इंटू एन, यानी कि m इंटू एन, यही होता है कोटि का फार्मूला m इंटू एन। जो m होता है वो क्या होता है? वो होता है पंक्तियों की संख्या, यानी कि पंक्तियों की संख्या। और जो स्तंभ होता है यानी कि जो n है, ये क्या है? स्तंभों की संख्या। इसे कहते हैं स्तंभों की संख्या। ठीक है। अगर हम बात करें आप भी ए में कोटि क्या है, कोटि कितनी है? तो कोटि अगर हम देखें m क्या है? पंक्तियों की संख्या, यानी पंक्तियों की संख्या कितनी है? आप भी में पंक्तियों की संख्या 2 है, ये देख लीजिए R1 और R2 पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2 गुणे। और n क्या है? तो n क्या है? स्तंभों की संख्या। आप भी में स्तंभों की संख्या कितनी है? 1 2 3, यानी कि C1 C2 और C3। स्तंभों की संख्या क्या है? 3। तो कोटि क्या हो गई? 2 गुणे 3। इसे ऐसे पढ़ते हैं, इसे गुणा नहीं करते। अगर आप गुणा कर दोगे तो इसे आप अवयवों की संख्या निकल जाएगी। इसलिए कोटि जो होता है वो 2 गुणे 3, मतलब ऐसे ही होता है 2 गुणे 3, या अगर और कुछ हो जैसे 1 गुणे 2, 3 गुणे 4, ऐसे होता है। मतलब इसे गुणा नहीं करते, बस कोटि को ऐसे सिंपली लिख देते हैं। अब हम इसका कोटि का 1-2 और उदाहरण लेके आपको समझाते हैं कि कैसे होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं ए, इसमें कुछ अवयव रख देते हैं जैसे A B C D E F G H I। ओके, अब हम इसमें पूछें इसमें कोटि क्या है, मतलब कोटि कितनी है? तो कोटि मैंने आपको बताया था, कोटि बराबर होता है m इंटू एन, यानी कि m इंटू एन। m क्या है? पंक्तियों की संख्या, और n क्या है? स्तंभों की संख्या। अगर हम देखें m यानी पंक्तियों की संख्या कितनी है? पंक्तियों की संख्या यानी कि जो लेटी हुई होती है, यानी चपटी हुई होती है, पृथ्वी के तल के समांतर होती है, या क्षैतिज दिशा में होती है, उसे कहते हैं पंक्ति। अगर हम आप ए में बात करें कितनी पंक्तियां हैं, तो यानी कि रो कितने हैं? R1 R2 R3, यानी कि कितने हैं पंक्तियां हैं? 3 पंक्तियां हैं। और अगर हम बात करें कि अब n क्या है? स्तंभों की संख्या। आप भी में कितने स्तंभ हैं, यानी कि कितने ऊर्ध्वाधर दिशा में हैं? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये भी स्तंभ है, ये भी स्तंभ है, ये भी स्तंभ, यानी कि C1 C2 C3। स्तंभों की संख्या कितनी है? 3 है। तो कोटि क्या हो गई? 3 इंटू 3, यानी कि 3 गुणे 3 का कोटि हो गए। अब हम एग्जाम्पल आपको और ले लेते हैं, जैसे कि 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे एक हो गया ये 1 2 3, और एक एग्जाम्पल हो गया दूसरा, आप भी ले लेते हैं ये बी वाला 1 2 3। अब बताओ इसमें कि भाई इसमें तो ये एक ही है, एक ही वो स्तंभ है, मतलब एक ही पंक्ति है, तो कैसे करें? तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कोटि बराबर मैंने आपको क्या बताया। कोटि बराबर होता है m इंटू एन, यानी कि कोटि बराबर हो जाएगा क्या? m इंटू एन। m क्या है? पंक्तियों की संख्या। हम आप भी ए में देखेंगे कि पंक्ति कितनी है?
तो यहाँ पे कितनी पंक्ति हैं, R1, यानी कि सिर्फ पंक्ति किससे केवल एक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक गुणे। अब n क्या है, स्तंभों की संख्या। अब आप भी ए में देखेंगे स्तंभ कितने हैं, स्तंभ है एक स्तंभ, दो स्तंभ और तीन स्तंभ, यानी कि आप भी ए में स्तंभों की संख्या कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। तो हमारी कोटि कितनी हो गई, 1 गुणे 3। तो इसी प्रकार हम देखते हैं एग्जाम्पल दूसरे का, इसकी निकाले कोटि। तो इसकी कोटि कैसे निकलेगी, हमने बताया है कोटि बराबर होता है m × n, यानी कोटि बराबर क्या हो जाएगा, कोटि बराबर हो जाएगा आपका कोटि m × n, यानी कि m क्या हो गया, पंक्तियों की संख्या। तो पंक्ति कितनी है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो R1, R2, R3, यानी कि पंक्ति की संख्या कितनी है, 3 इंटू n क्या है, स्तंभों की संख्या। स्तंभ कितने हैं, यहाँ पे स्तंभ केवल एक ही है, C1, तो क्या हो गया, 1 हो गया। तो कोटि क्या हो गई, 3 गुणे 1, यहाँ पे 1 गुणे 3, यहाँ पे 3 गुणे 1। इसी प्रकार से चाहे जितना चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो, आपको कोटि निकाल लेना पड़ेगा, यानी कि m × n करके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए उसे हम देखते हैं। तो हम अब देखते हैं आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारा प्रकार होता है, वो होता है क्या, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह की अगर परिभाषा की बात करें, ऐसे परिभाषा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछेगा, लेकिन तभी लिखवा देते हैं। स्तंभ आव्यूह मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या केवल एक हो, यानी कि ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या केवल एक हो, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। यानी कि C = कितने हों, C = 1 होंगे। ओके, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे होगा। एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण जो होगा हमारा एग्जाम्पल होगा कैसे होगा, यानी कि C जो हमारा C है, जो स्टैंड होता है वो केवल एक ही होना चाहिए। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक, यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे एक, यानी कि 1 2 3। ओके, अगर हम इसमें देखें C कितने हैं, C केवल एक है, यानी कि C1 है, C2 नहीं है। और यहाँ पे देखें तो R1 है, R2 है, यानी कि R चाहे जितना हो, R से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी C केवल एक होना चाहिए बस। आपको समझ में आ गया हो गया। अब हम इसे केवल ऐसे सिंपली लिख देते हैं एग्जाम्पल के लिए। ओके, अब हम बढ़ते हैं आव्यूह के नेक्स्ट पार्ट पर, जिसका नाम है अगले प्रकार पर, जिसका नाम है पंक्ति आव्यूह। तो सिंपल, जैसे स्तंभ आव्यूह होता है वैसे पंक्ति आव्यूह होता है। पंक्ति आव्यूह में क्या होता है, पंक्ति आव्यूह में ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या केवल एक हो, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या केवल एक हो, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। यानी कि जो R हो केवल R1 हो, R2 ना हो। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल जैसे बी एग्जाम्पल लेते हैं। ये ऐसे होता है 1 2 3, यानी अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो R कितने हैं, R1 है, R2 नीचे नहीं है, इसमें C1 है, C2 नहीं है। तो आई होप, यानी C चाहिए ना हो, इसमें केवल R एक होना चाहिए। आपको आई होप आपको समझ में आ गया हो गया स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं, ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या केवल एक हो। और पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल एक हो। अब हम बढ़ते हैं वर्ग आव्यूह। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, यानी कि उसमें स्तंभ और पंक्ति जो होंगी दोनों बराबर होंगी, उसे कहते हैं वर्ग आव्यूह। चलिए हम फटाफट से उसे लिखवा देते हैं। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, वर्ग आव्यूह
तो वर्ग आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर हों। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हो, यानी जितनी पंक्तियां हों उतने ही स्तंभ हों, उसे पंक्ति स्तंभ वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ले लेते हैं 2 गुणे 2 का, जैसे इसमें लेते हैं 1 2 3 4, ये क्या है वर्ग आव्यूह, यानी कि इसमें जितने पंक्ति हैं, यानी पंक्ति 1 2 हैं पंक्ति, अगर कॉलम की बात और स्तंभ की बात करें, स्तंभ कितने हैं 2, यानी कि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही स्तंभ हैं, तो इसे क्या कहेंगे वर्ग आव्यूह कहेंगे। अगर हम एक एग्जाम्पल और लें, जैसे हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर इसमें ध्यान से देखें पंक्ति कितने हैं 1 2 3, यानी कि 3 गुणे स्तंभ कितने हैं 1 2 3, जितनी पंक्तियां उतने ही स्तंभ, तो इसे क्या कहेंगे वर्ग आव्यूह कहेंगे। वर्ग आव्यूह, आई होप आपको वर्ग आव्यूह अच्छे से समझ में आ गया हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट आव्यूह की तरफ, जिसका नाम है विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह की तरह होता है, तो यहाँ पे यहीं पर समझा देते हैं कैसे होता है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, तो विकर्ण आव्यूह एक ऐसा वर्ग आव्यूह है जिसमें विकर्णों की संख्या कुछ भी हो, लेकिन उसके विकर्ण आव्यूह एक ऐसा वर्ग आव्यूह है जो विकर्णों की संख्या कुछ भी हो, लेकिन उसके आसपास के जो होते हैं अवयव वो शून्य होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं कैसे होता है, इसका वो नहीं लिखवाएंगे परिभाषा, ऐसे ही देख लीजिए समझ जाओगे आप, एक बार देखते ही, मतलब ये भी वर्ग आव्यूह होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है वर्ग आव्यूह लिखा है, तो वर्ग आव्यूह यहीं से हम उठा लेते हैं। जैसे 1 4 विकर्णों की संख्या हो, लेकिन जो ये हो आसपास के उसके और सभी शून्य हो, ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर विकर्णों की संख्या है, विकर्णों की संख्या कुछ भी हो लेकिन और सब क्या हो शून्य हो। अगर हम बात करें 3 गुणे 3 के, तो इसमें देख लीजिए 2 6 10, इसके बाद क्या हो गया यहाँ पे सब शून्य होंगे। यहाँ पे 2 गुणे 2 का बन रहा है मैट्रिक्स, यहाँ पे 3 गुणे 3 का बन रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? अब बढ़ते हैं, विकर्ण आव्यूह हो गया, अब बढ़ते हैं अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह जो होता है वो भी एक विकर्ण आव्यूह की तरह होता है, बस फर्क उसमें भी थोड़ा सा ही अंतर होता है, डिफरेंस होता है। चलिए उसे दिखाते हैं। विकर्ण आव्यूह में क्या होता है, यानी कि अगर जो विकर्ण हो उसके कुछ भी हो, वो इसी प्रकार यहाँ पे भी विकर्ण होंगे, लेकिन विकर्ण सब एक समान होंगे, यानी विकर्णों की संख्या क्या होगी, अगर यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यानी कि उसे विकर्ण अदिश आव्यूह कहेंगे। अगर ये सब समान नहीं होंगे तो उसे हम विकर्ण आव्यूह कहेंगे। जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर जैसे 2 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, तब उसे क्या कहेंगे अदिश आव्यूह। और सभी जैसे विकर्ण आव्यूह में शून्य रहता है वैसे इसे में भी 0 रहेगा, बस फर्क इतना है कि इसमें ये जो विकर्णों की संख्या है वो समान होंगी, यहाँ विकर्णों की संख्या समान नहीं होंगी। अगर विकर्णों की संख्या समान नहीं होंगी तो उसे विकर्ण आव्यूह कहेंगे, अगर विकर्णों की संख्या समान होगी तो उसे अदिश आव्यूह कहेंगे। अब एक लास्ट बचता है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह ऐसे नाम से ही इसको पता स्पष्ट हो रहा होगा कि शून्य आव्यूह किसे कहते हैं। शून्य आव्यूह यानी कि उसके सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे, 0 होंगे। तो उसे भी हम लिखवा देते हैं एक बार, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह यानी कि उसके सभी अवयव क्या होंगे शून्य, यानी 2 गुणे ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, यानी कि उसके सभी जो अवयव हैं वो शून्य होंगे, उसे कहते हैं शून्य आव्यूह। अब हम बढ़ते हैं आव्यूह की समानता की ओर। आव्यूह की समानता यानी कि जो उनकी कोटियाँ होंगी, अगर यदि वो बराबर होंगी और उनकी जो संज्ञक अवयव होंगे वो भी बराबर होंगे, तो उसे हम समान आव्यूह कहेंगे। जैसे आव्यूह की आपको दिखाते हैं, पैसे
अवयव की समानता, जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी अवयव की समानता। ठीक, तो अवयव की समानता को देखने के लिए यानी कि जो उनके कोटि होंगे वो क्या होंगे, कोटि, दो अवयव की जो कोटि होगी वो बराबर होंगी, क्या होंगी, बराबर, तथा जो संगत अवयव होंगे, संगत अवयव वो भी क्या होंगे, वो भी बराबर होंगे। ओके, जैसे हम आपको एक बार एग्जांपल लेके दिखाते हैं। जैसे मान लो एक अवयव ए है, इसके हैं 1 2 3 4। एक अवयव बी है, इसमें है 1 2 3 4। अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी कोटि 2 गुणे 2 की है और इसकी कोटि 2 गुणे 2 की है, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम है। तो ये तो एक पहली कंडीशन हो गया, कोटि बराबर है। और दूसरी कंडीशन क्या है, संगत अवयव भी बराबर होने चाहिए, यानी कि एक यहाँ पर है तो एक यहाँ पर भी होना चाहिए, 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर भी होना चाहिए, 3 यहाँ पर है 3 यहाँ पर भी होना चाहिए, 4 यहाँ पर है 4 यहाँ पर भी होना चाहिए। हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो जितना जैसे व्यवस्थित है सब कुछ, इसमें भी संगत अवयव बराबर है, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू बी होगा। यदि इनके जो संगत अवयव हैं, यदि इनमें आपस में हेरा फेरी मतलब बदल देते हैं, यानी कि 4 या 3 कर देते हैं, तब इनके जो कोटि बराबर हैं, लेकिन इनकी जो संगत अवयव है यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 4 है, तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा ए बी होगा वो क्या होगा, बराबर नहीं होगा। समझ में आया अवयव की समानता, यानी कि अवयव कैसे समान होते हैं। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट था अवयव की समानता की। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है कि अवयव की कोटि कैसे निकाली जाती है, तो उसे भी हम थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। अवयव की कोटि, आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब एक छोटा सा टॉपिक और बचता है कि अवयव के मतलब उनको वो किस स्थान पे हैं, जो कि आपको प्रश्नावली 3.1 में हेल्प करेगी। तो उसे छोटा सा टॉपिक उसे हम फिर देख लेते हैं कि कैसे होगा। जैसे कि हम मान लो कोई हमें एक अवयव दिया गया है, जैसे अवयव 3 2 1 4 5 6 7 8 9। ओके, अब अगर हम देखते हैं कि तीन किस स्थान पे है, यानी कि 3 का स्थान क्या है। अगर हम ध्यान से देखें, जो 3 है ये किस स्थान पे है, ये है पहली रो, यानी कि ये क्या है, पहली रो में है और पहले कॉलम में है। यानी कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसे इसके समान दिखा सकते हैं कि जो 3 है वो ए है किसके, पहली रो और पहले कॉलम। इसी प्रकार अगर 2 को दिखाना हो तो वो कैसे हो सकता है, पहली रो तो क्योंकि रो तो पहली ही है, ये C2 हो गया, तो पहली रो दूसरी कॉलम। अगर बात होगी एक की तो किस में है, यही पहली रो में है, ये भी पहली रो में है। और कॉलम कौन सा है, कॉलम है तीसरा, यानी कॉलम है तीसरा। इसी प्रकार अब हम देखते हैं 4, यानी 4 कहाँ पर है। हम इसको मिटा देते हैं कि अब हम देखते हैं 4 कहाँ पे है, दूसरी रो में है। ध्यान से देखिए 4 जो है दूसरी रो में है और पहली कॉलम में है, यानी कि जो ए है ये वाला, ये क्या है, पहली रो दूसरी रो पहली कॉलम में है। इसी प्रकार 5 दूसरी रो दूसरी कॉलम। इसी प्रकार 6 दूसरी रो तीसरी कॉलम। अब देखते हैं 8 किस में है, तो जो 8 है वो है तीसरी रो। अगर 8 देखें कहाँ है, तीसरी रो पहली कॉलम। 8 7 देखेंगे कहाँ है, तीसरी रो दूसरी कॉलम। 9 देखेंगे तो कहाँ है, तीसरी रो तीसरी कॉलम। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। अगर हम आपसे जैसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि A इज इक्वल टू ए दूसरी रो तीसरी कॉलम क्या है, तो ए, अगर हम ए पर ध्यान दें, इस जो लिखा है दूसरी रो तीसरी कॉलम, यानी कि ये क्या है, ये रो है और ये कॉलम है। ओके, अगर हम देखें दूसरी रो कहाँ है, दूसरी रो ये रही
और कॉलम तीसरी कॉलम, तीसरा यानी पहली दूसरी रो में तीसरा कॉलम, यानी क्या हुआ, ये हो गया 6। अगर हम यहाँ से देखें ए दूसरी रो तीसरी कॉलम, ये क्या है 6। और ये पूछ लिया कि A31 कहाँ है, यानी कि तीसरी रो पहली कॉलम कहाँ है, तो हम देखेंगे ए तीसरी रो पहली कॉलम, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें ये कहाँ है, ये रहा। और ऐसे ही अगर पूछ लिया दूसरी पहली, अगर मतलब दूसरी रो पहली कॉलम, दूसरी रो पहली कॉलम मतलब कहाँ है, ए, तो यहाँ है। इसी प्रकार आपको अगर आप प्रश्नावली 3.1 जब सॉल्व करेंगे तो उसका पहला ही मतलब क्वेश्चन जो है इसी टाइप का है। चलिए हम उसे सॉल्व भी कर लेते हैं, क्यों दूसरी वीडियो में करेंगे, पहले ही वीडियो में उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्नावली 3.1 पर, जिसका क्वेश्चन फर्स्ट ये है कि अवयव ए, जो अवयव ए दिया गया है 3, 5, 19 जो दिया है के लिए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, पहला अवयव की कोटि, यानी कि अवयव की कोटि क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में ही दूसरा क्वेश्चन है अवयवों की संख्या, मतलब अवयव की संख्या कितनी है। और तीसरा अवयव, यानी कि ये अवयव आपके ज्ञात करने हैं, ये एक अवयव कहाँ है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कैसे ज्ञात होगा। चलो मैं वैसे फिर से बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तब सबसे पहले ज्ञात करते हैं अवयव की कोटि। अगर हम कोटि की बात करें तो कोटि मैंने क्या बताया था, कोटि बराबर क्या होता है, m इंटू एन। कोटि बराबर होता है m इंटू एन, यानी कि m क्या है, पंक्तियों की संख्या। हाँ दोस्तों, पंक्तियों की संख्या। तो अवयव ए में पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो अवयव ए में पंक्तियों की संख्या कितनी है, ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3, यानी पंक्तियों की संख्या कितनी होगी, 3 हो गए। और गुणे n, n क्या है, स्तंभों की संख्या, यानी कि इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है, स्तंभों की संख्या देखिए स्टैंड होता है, यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में हो तो उसे स्तंभ कहते हैं। तो स्तंभों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3 और 4, यानी कि 1, 2, 3 और 4, यहाँ क्या हो गया 4, ये हो गया आपका आंसर। तो पहला जो आंसर है ये 3 गुणे 4 होगा। अब हम बात करें अवयवों की संख्या कितनी होगी, अवयवों की संख्या तो सिंपल, मन करता सारा अवयव गिन लीजिए, नहीं तो पंक्ति गुणे स्तंभ जो यहाँ पे किए हो यही गुणा कीजिए, 4 तिहाई 12, तो 12 कर दीजिए, चाहे आप गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, अवयव की संख्या कितनी है 12। मतलब पंक्ति और स्तंभ गुणा कर देंगे तब भी अवयव की संख्या आपकी निकल जाएगी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के तीसरे, पहला का तीसरा क्वेश्चन है उसमें अवयव पूछा है, अवयव ये अवयव कहाँ है। तो ये मतलब ये अवयव को निकालने के लिए एकदम सिंपल सा मैंने जो बताया था अभी कि इसका जो पहले इसके बराबर वो अवयव निकाल लो। कैसे, देखिए जो ये है सिंपल है, ये लिख लो पहले 2, 5, 19 -7, 35, 2, 5/2, 12, √3, 1 -5, 17। और इसी के समांतर वो लिख लो अवयव, इसे ये 27, 31, 32, 33, 34। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है। देखा पहले पहला रो, देखा पहला रो तीसरा कॉलम। अब इसमें देखें पहला रो तीसरा कॉलम कहाँ है, ये रहा। अब इसके समांतर कौन, इसके मतलब इसके संगत संख्या कौन है, संगत अवयव ये रहा 19, यहाँ पे देखिए इसी के बराबर है। अब दूसरा रो पहला कॉलम, इसके बराबर कौन है, ये रहा 35। अब तीसरा रो तीसरा कॉलम ये रहा, अब इसके बराबर कौन है, ये रहा -5। अब दूसरा रो चौथा कॉलम कहाँ है, ये रहा, इसके संगत अवयव कहाँ है, ये रहा 12। अब दूसरा रो तीसरा कॉलम ये रहा, अब इसके संगत अवयव कहाँ, ये रहा 5/2। तो ऐसे ही आप सरल से आसानी से इसे निकाल सकते हैं। पहले बनाना सीख लीजिए, पहले ए लिख लीजिए, तो आप इसी के समांतर आपके इसी के संगत मतलब इसी के बराबर दिखाकर ये यहाँ पे ऐसे रख दे सकते हैं, निकाल सकते हैं।